हाँ तो प्रिय मित्रों, आज हम विद्युत धारा के चैप्टर में विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव या इसे हम कह सकते हैं उष्मीय प्रभाव। एक ही बात है, उष्मीय कहें या तापीय कहें। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या हम कह सकते हैं उष्मीय प्रभाव, अर्थात हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए होता क्या है सबसे पहले समझते हैं। इससे पहले समझते हैं ये काम कहाँ आएगा। क्लास 10th का तो मैटर चल ही रहा है, उसमें काम आएगा। जो बच्चे जनरल साइंस के लिए सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसे ही ये विद्युत धारा का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इनमें तमाम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपके माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। और यदि जिन 12th में फिजिक्स में यदि ये मैटर है तो उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। चलिए समझते हैं होता क्या है। एक्चुअल में हमने अधिकांश बार देखा है प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में उदाहरण लेके चलते हैं। तो यह आपके पास में एक हीटर है, विद्युत हीटर, और इसमें तार लगे हुए हैं, यानी इसका प्रवाह किससे कर दिया जाता है? विद्युत धारा से। तो आपने क्या देखा, जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है, इसमें लगे हुए जो ये तार होते हैं ये प्रतिरोध का काम करते हैं, और इसमें ये जो विद्युत धारा है उसकी हानि उष्मा के रूप में होने लगती है। और जब ये उष्मा प्रकाश के रूप में हानि होती है तो ये हमें क्या होता है कि इनकी रोशनी दिखाई देती है जैसे विद्युत बल्ब में होती है। तो सबसे पहले हमने क्या नोट किया, विद्युत धारा की सप्लाई की चालक तार में, और चालक तार ने क्या किया, संपूर्ण उष्मा की हानि, विद्युत ऊर्जा की हानि उष्मा के रूप में कर दी। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने पंखे को, जैसे ही पंखे में विद्युत धारा प्रारंभ की, पंखा घूमता है बेचारा, घूमेगा घूमेगा, क्योंकि खरीद के आप लाए हो तो इसे घूमना ही पड़ेगा। एक समय फिर हम देखते हैं जैसे ही पंखे को स्पर्श करते हैं ये गर्म हो जाता है, और ये बार बार कहता है भैया अब तो बंद कर दो, सर्दी आ गई है। तो चलिए यहां पर विद्युत धारा जो होती है, अर्थात पंखा क्यों गर्म होता है, विद्युत धारा की हानि है वो उष्मा के रूप में होने लगती है। अब हम अपने कंसेप्ट से समझते हैं कि आखिर होता क्या है। होता इसलिए है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारे पास में धनावेश हैं, ये ऋणावेश हैं, मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ रखा है, यानी यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई है। विभवांतर इस जो है विद्युत जो स्रोत होता है विद्युत ऊर्जा का, वो बैटरी या सेल होता है। जैसे ही हमने विद्युत धारा की सप्लाई की, आपको पता है विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। आखिर ये तार गर्म क्यों होता है? अब जैसे ही विद्युत धारा हमने प्रवाहित की तो ये तार क्या करेगा, गर्म होने लग जाएगा। इसका कारण यह होता है कि यह इलेक्ट्रॉन यहां से जाते हैं और अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, इस स्रोत से ले लेते हैं और धनावेश को दे देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन इतने डरे हुए हैं कि जैसे ही विद्युत धारा का प्रभाव प्रारंभ होता है तो इलेक्ट्रॉन को पता है दुनिया का सबसे कम आवेश मेरे पास है, मेरे पास पावर नहीं है। तो ये बिचौलिया का काम करते हैं, यहां से ऊर्जा ले जाएंगे और कहेंगे धनायन को, कहेंगे लो भैया, बड़े भैया लो, बड़े भैया लो। बड़ा भैया फूल जाता है कि मुझे तो बैठे ही रहना है, कुछ काम करना है नहीं। तो ये धनावेश अपनी ही जगह स्थिर रहता है, इसीलिए स्थिर आवेश के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये अपना कंसेप्ट ध्यान रखे, स्थिर धनावेश के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और जब भी कोई आवेश गतिशील होगा तो विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय धारा उत्पन्न करेगा, और जब ये आवेश गति करने के साथ साथ दोलन गति करने लग जाए तो विद्युत धारा, चुंबकीय धारा और प्लस चुंबकीय जो है तरंगे उत्पन्न करने लगता है। तो यह आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये धनावेश यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा रहता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा दे देता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है, ये तारों से टक्कर लगाने लगता है कि मुझे भी बॉक्सिंग या कबड्डी, प्रो कबड्डी खेलनी है। तो इससे क्या हो जाता है कि ये देखिए, विद्युत स्रोत से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा धनायन को देगा, और धनायन क्या करता है, यानी धनायन से ये टकराते हैं इलेक्ट्रॉन, तो धनायन को ये अपनी ऊर्जा दे देते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये धनायन प्यारे बच्चों इस तार को अपनी ऊर्जा दे देते हैं, जिससे ये तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो कंसेप्ट आपका न्यू कंसेप्ट के माध्यम से समझ गए होंगे। पहले बताइए क्या होगा। जैसे ही बैटरी से ऑन करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, अर्थात धनावेश है।
तो हमें पता है विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है, तो ये बेचारे इलेक्ट्रॉन यहां से ऊर्जा लेके जाते हैं और अपनी ऊर्जा धनावेश को दे देते हैं। धनावेश अपनी ऊर्जा किसको दे देते हैं? किसको दे देते हैं? सर को नहीं प्यारे बच्चों, सर को यानी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, सर को ऊर्जा नहीं देते हैं, ये ऊर्जा देते हैं तार को। तो तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। भाई बस इसी सिद्धांत पर यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कार्य करता है। चलिए हम यहां पर यदि चालक तार में एक प्रतिरोध लगा दें, मान लीजिए हमने क्या लगा दिया? प्रतिरोध लगा दिया, तो यह क्या करेगा? तो यहां पर जैसे ही विद्युत धारा जाएगी, ये प्रतिरोध क्या करेगा? संपूर्ण ऊष्मा की हानि क्या कर देगा? यानी संपूर्ण विद्युत धारा की हानि ऊष्मा के रूप में कर देगा। इसे ही विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो समझ गए? तो समझ गए हैं, तो लिखने में क्या अर्ज है? चलिए लिखते हैं इसको, परिभाषा को, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ध्यान रखें पिछली बार 2 नंबर का न्यूमेरिकल इसमें से टपक के आ चुका है, तो इस बार जो न्यूमेरिकल है उसकी कम संभावना है। डायरेक्ट संबंध पूछा जा सकता है कि ऊष्मीय धारा का गणितीय रूप लिखिए उत्पन्न ऊष्मा के ह्रास की दर का, या हमें पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन से उपकरण काम में करते हैं। तो चलिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन से उपकरण काम में करते हैं, बताइए जल्दी सी। कैसे, कौन से उपकरण हैं जिसे हम विद्युत धारा देने पे गर्म हो जाते हैं? तो आपने कभी पंखा चलने के बाद में आपने देखा है वो गर्म हो जाता है, बल्ब आप देखते हो वो गर्म हो जाता है, तो वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करता है। और फ्रेश आप देखते हो विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके पेंदे पे जैसे हाथ लगाते हो, हाथ विपरीत दिशा में चला जाता है। क्यों? क्या उनमें अनबन होती है? नहीं प्यारे बच्चों, अनबन नहीं होती है। फ्रेश इतनी गर्म होती है कि हाथ को पता है एक बार यदि गर्म हो गई तो मुझे कहीं ट्रोमा अस्पताल नहीं जाना पड़े, इसलिए वो हाथ क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अर्थात फ्रेश भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। और आपने कभी देखा होगा मिस्त्री हमारे घर में आता है, हम कहते हैं लाइट नहीं आती है, तो वो तार के बटक ऐसे टोस्टर लगाता है और देखता है पीछे से उसमें लाइट जग रही है, तो विद्युत टोस्टर भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। विद्युत हीटर शीत सर्दी है तो इसका तो इस्तेमाल होता रहता है, तो विद्युत हीटर भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। तो आपने यहां पर सपोज कीजिए सभी चीजें समझ ली, और जो निमंजन छड़ होती है, पानी करने वाली, गर्म करने वाली जो छड़ होती है, वो भी इसी बेस पे सिद्धांत पे काम करती है, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करती है। विद्युत ऊर्जा की हानि उष्मा के रूप में करती है, और उस उष्मा से गर्म पानी हो जाता है, और गर्म पानी से हम स्नान करके विद्यालय जाते हैं या मंदिर जाते हैं, मस्जिद आते हैं, जहां भी जाते हैं अपने कर्म के अनुसार हमें अपना कार्य करना पड़ता है। तो चलिए विद्युत धारा के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। चलिए इसमें हम कह सकते हैं प्रतिरोध, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार से जुड़ा प्रतिरोध का ऐसा निकाय, प्रतिरोध का ऐसा निकाय, ऐसा निकाय जो अपने में से प्रवाहित संपूर्ण विद्युत धारा की हानि, विद्युत धारा की हानि उष्मा के रूप में कर देता है, यानी उष्मा के रूप में कर देता है, जिससे उपकरण गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यहां पर यह ध्यान रखना है, जब किसी चालक तार में कंटेंट के अनुसार, हम किताब के अनुसार मान लीजिए परिभाषा लिखते हैं एक बार, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो संपूर्ण उष्मा, जो विद्युत ऊर्जा की हानि है वो उष्मा के रूप में होगी। आप जरा खुद सोचिए, चालक तार है और वो
तार ही चालक है तो अपनी तमाम उष्मा की हानि विद्युत ऊर्जा के रूप में कैसे करने देगा? अर्थात क्या करेगा, यानी संपूर्ण उष्मा की हानि यदि हमें करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, उस चालक तार में एक ऐसा प्रतिरोध सेट करना पड़ेगा जो इसमें से गुजर रही विद्युत धारा की हानि को उष्मा के रूप में कर देता है। तो यहां पर आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो हम यहां पर चलिए एक बार इसका पुनः रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। जब किसी चालक तार में से जुड़े प्रतिरोध का ऐसा निकाय जो अपने में से प्रवाहित संपूर्ण विद्युत धारा, कौन सी, उसमें से जो विद्युत धारा गुजर रही है उसकी हानि किसके रूप में करता है, उष्मा के रूप में कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, उपकरण गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। अधूरा रहेगा, इसी कंसेप्ट को पूरा करने के लिए आपके बीच आया है न्यू कंसेप्ट क्लासेज। पूरे समझने के साथ साथ आप यह भी लिखें कि मैं परिभाषा लिख रहा हूं तो इसका अर्थ क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर चालक तार में आपको क्या जोड़ना है, प्रतिरोध जोड़ना है। और प्रतिरोध में से जब भी विद्युत धारा गुजरेगी प्यारे बच्चों तो वो संपूर्ण हानि उष्मा की हानि क्या कर देगी, यानी संपूर्ण विद्युत धारा की हानि उष्मा के रूप में कर देगा, जिससे उपकरण गर्म हो जाएगा। अर्थात इसे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यह आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको चित्र की सहायता से या हम इसका गणितीय व्युत्पन्न करते हैं उसको समझते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम एक चित्र और डायग्राम बनाते हैं जिसे आप आसानी से समझ जाओगे। तो मान लीजिए हम इसके बारे में चित्र बनाते हैं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का जो चित्र है, यानी हम कह सकते हैं डायग्राम जो बनाते हैं वो आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है। यहां पर मान लीजिए आपके पास में एक चालक तार है और यहां पर ये बैटरी से जुड़ा हुआ है स्रोत, और यहां पर मान लीजिए यहां हम कुंजी लगाते हैं, लगा दिया आपने। अब यहां से क्या जा रही है, विद्युत धारा जा रही है। तो जब चालक तार में विद्युत धारा जाएगी यहां से जाके यहां वापस आ जाएगी, अर्थात इसने कोई काम नहीं, यानी यह विद्युत धारा कोई खर्च हो नहीं रही है क्योंकि परिपथ लगा हुआ नहीं है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमें पता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कभी भी ऊर्जा की प्राप्ति 100% नहीं होती है। एक बार यदि किसी से हमारे रिश्ते किसी कारणवश यदि टूट जाते हैं तो वापस बनते हैं तो उतने नहीं होते, क्योंकि उसमें विज्ञान का, केमिस्ट्री का रूल लगता है, अर्थात 10% की कमी होती है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र में भी अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, अब हमें यह ध्यान रखना है यहां से जो विद्युत ऊर्जा जाए ये संपूर्ण उष्मा के रूप में हानि करे। तो मैं यहां क्या लगा दूंगा प्यारे बच्चों, एक प्रतिरोध लगा दूंगा। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया, आर लगा दिया। अब जैसे ही इसमें से विद्युत धारा गुजरेगी ये क्या करेगा, अपनी हानि उष्मा के रूप में क्या है करता रहेगा। कुछ विद्युत धारा होगी जो बेचारी यहां पर उसको समय नहीं मिलेगा, वो यहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में क्या है यहां पे लौट के आ जाती है। तो हम यहां कह सकते हैं संपूर्ण उष्मा की हानि किसके रूप में हो रही है, यहां पर, यानी संपूर्ण विद्युत धारा की हानि उष्मा के रूप में हो रही है। तो यह डायग्राम आप समझ गए होंगे। ये मेरे पास में है V, अर्थात यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और धनावेश को अपनी ऊर्जा दे देते हैं, और धनावेश क्या करता है, अपनी ऊर्जा तार को दे देता है, जिससे तार गर्म हो जाता है। चलिए मान लीजिए आपको इतनी बड़ी परिभाषा नहीं आई तो हम एक आसान शब्दों में हम कह सकते हैं जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है। यह उष्मीय प्रभाव को भी दर्शाता है। तो यहां पे ध्यान रखें उस चालक तार में क्या जुड़ा रहेगा, एक प्रतिरोध का समूह जुड़ा रहेगा, जिससे वो चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके चित्र की जो है, सूत्र की जो व्युत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है, अर्थात गणितीय रूप। गणितीय रूप, चलिए इसके गणितीय रूप को, यानी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हमने एक डायग्राम के अंदर बनाया था प्यारे बच्चों, यहाँ आई होता है और जो इसमें से प्रवाहित हो रहा है Q और एकांक समय में हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एकांक समय में, यानी समय लग रहा है T। तो विद्युत धारा का हमने एक गणितीय रूप देखा था, Q बराबर होता है I बट्टा T, यानी विद्युत धारा का होता है I बराबर होता है प्यारे बच्चों, I बराबर होता है Q बट्टा T। ये होता है, इसका पूरा कंसेप्ट किस प्रकार आता है पूरा वीडियो में डाला हुआ है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं Q बराबर I गुणा T।
तो यहां पर मेरे पास में एक समीकरण आ गया Q बराबर I गुणा T। आप कहोगे सर ये आपने कैसे लिखा? भैया बोर्ड मेरा, मार्कर मेरा, हम जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे वही जो आपके कारगर साबित होगा और आपके समझ में आएगा। यानी इसका वज्र गुणा कर दिया, क्रॉस जो है वो इसका प्रोडक्ट हमने कर दिया, मल्टीप्लाई करने से Q बराबर क्या आ गया? IT आ गया। अब चलिए एक हमारे पास में समीकरण आता है प्यारे बच्चों कि यहां पर हम कह रहे हैं कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहां पर हमने पढ़ा था विद्युत विभव जो W बराबर होता है, यहां पर जो विद्युत विभव V बराबर होता है W बट्टा Q, ये भी हमने पढ़ा था। तो हम यहां पे कह सकते हैं W बराबर मेरे पास में क्या आएगा? V गुणा Q आएगा, चाहे स्मॉल लगा दो या इस प्रकार से लगा दो आप, V गुणा Q। ये मेरे पास में समीकरण कौन सा बन गया प्यारे बच्चों? यहां पर मेरे पास में ये समीकरण बन गया समीकरण नंबर 2। तो यहां आप समझना कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य का मान होता है W बराबर V गुणा Q। अर्थात ये मेरे पास में 2 नंबर इक्वेशन आ गया। अब मैं यहां कह सकता हूं कि मेरे पास में जो 2 नंबर इक्वेशन आया है, अर्थात मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से Q का मान रखूंगा। तो चलिए यहां पर ये 2 फॉर्मूले भी आप याद रखें, I बराबर Q बट्टा T होता है और V बराबर W बट्टा Q होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसी प्रकार इनसे ये व्युत्पन्न होके आई हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं समीकरण 2 में Q का मान समीकरण 1 में रखने पर अर्थात हम कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू द इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम इसका मान रखेंगे प्यारे बच्चों तो मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? W बराबर मेरे पास में आ जाएगा VIT। यह ध्यान रखें, हर न्यूमेरिकल से बोर्ड में एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जैसे किसी चालक तार में विभवांतर का मान 2 वोल्ट है, विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, समय का मान 10 सेकंड है, किए गए कार्य का मान बताइए, तो W बराबर V गुणा I गुणा T होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे यह फॉर्मूला किस प्रकार से आया। ये मेरे पास में समीकरण नंबर क्या है? 3 है। तो यहां पर समीकरण 3 आने के बाद में मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों हमारे पास में होता है 2 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। एक तो मेरे पास में हम कह रहे हैं V बराबर होता है IR, अर्थात जो चीजें समझानी है वो इधर लगा के लिखते हैं। तो चलिए मेरे पास में अभी फॉर्मूला आ गया W बराबर VIT। ये फॉर्मूला मेरे पास में 3 नंबर है और मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं ओम के नियम से VIR होता है। मैंने पहले ही बताया था एक प्रश्न आता है जिसे हम कहते हैं ये वेरी इंपोर्टेंट है, यानी जो है मेरे पास में वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है, VIP वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। आपको जैसे ही पता चल गया है पर्सन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पी की टांगड़ी को नीचे खींच लेना। जैसे ही नीचे खींचोगे ये कहेगा भैया मैं पी नहीं था, मैं तो आर था, आप कहोगे आर ही तो मुझे चाहिए था, और हाँ दोनों के बीच में ये बराबर लगा देना। ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो आप समझ गए होंगे V पहले आएगा I बाद में आएगा। चलिए अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे पास में होता है, हम कहते हैं V बराबर IR। मान लीजिए सपोज कीजिए V बराबर IR में यहाँ पे लिखता हूं, तो यहां लिखूंगा समीकरण 3 में V का मान रखने पर तो मैं जब समीकरण 3 में V का मान रखूंगा प्यारे बच्चों, यह मान रखूंगा तो मेरे पास में आएगा W बराबर यहां पे V का मान रखने पर I² RT। यह फॉर्मूला मेरे पास आता है। कहेंगे कैसे? तो देखिए I पहले से 1 है, ये और जाएगा I² बनेगा, ये R और T हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला मेरे पास में क्या आ गया? नंबर 4 पे यह आ गया। अब मैं कहूं कि नहीं मैं तो V का मान नहीं रखूंगा, मैं तो I का मान रखूंगा, तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं I बराबर होता है V बट्टा R। ये भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे किसका मान रखूंगा? I का। तो यहां पे हम कह सकते हैं समीकरण 3 में I का मान रखने पर चलिए समीकरण 3 में I का मान रखते हैं। तो यहां पे मेरे पास में जैसे ही मैं I का मान रखूंगा तो मेरे पास में V और यहां पे R गुणा में आ जाएगा T। यह मेरे पास में क्या आ गया? अर्थात W बराबर V² बट्टा R गुणा T आता है। यह समीकरण 5 होता है।
तो अब आप समझते हो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास में ऊर्जा होती है और कार्य होते हैं उनके मात्रक सेम होते हैं, अर्थात कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य ऊष्मा को दर्शाता है। यहां पर हम कह सकते हैं किया गया कार्य ऊष्मा को दर्शाता है, अर्थात किया गया कार्य ऊष्मा को दर्शाता है, ऊष्मा को दर्शाता है। अर्थात जो किया गया कार्य है प्यारे बच्चों, किया गया कार्य उसमें जो कितना कार्य करेगा वो ऊष्मा की यानी कितनी वो एनर्जी देता है उसको दर्शाता है। तो मैं कह सकता हूं W बराबर H होता है। क्या होता है? W बराबर H। तो मैं जहां पर W है वहां H लिख दूंगा, तो मेरे पास में पहला इक्वेशन आ गया H बराबर VIT। यह मेरे पास में समीकरण नंबर आ गया 6, और यहां पे H बराबर हो गया I स्क्वायर RT, ये समीकरण नंबर 7, और H बराबर मेरे पास में हो गया V बट्टा RT। तो यह मेरे पास में कौन से समीकरण हो गए? 8। यहां ध्यान रखें, ये सभी समीकरण मेरे पास में ऊष्मीय ह्रास को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ऊष्मा की ह्रास को दर्शाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं समीकरण 6, 7 और 8 ऊष्मा की ह्रास को दर्शाते हैं। अब हमें पूछा जाता है, सपोज कीजिए ऊष्मा के ह्रास की दर क्या होती है? दर का मतलब मैंने पहले ही कहा था, हम एक शब्द लिखते हैं विद्युत धारा के रूप में आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब क्या होता है? समय, यानी कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है। तो यहां पे Q होता है। तो बताइए आप, समय पहले आया या आवेश? मैंने पहले ही कहा समय यथार्थ पहले था, वर्तमान में है, बाद में रहेंगे, और तमाम जो फैक्टर आते हैं वो परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहां पर जो समय है T पहले आया, Q बाद में, यह दर्शाता है I को। इसी प्रकार हमें कहा जाए ऊष्मा ह्रास की दर क्या होती है, तो चलिए इससे हम ऊष्मा ह्रास की दर निकालने का प्रयास करते हैं। तो ऊष्मा के ह्रास की दर, ऊष्मा के ह्रास की दर क्या होती है? अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है प्यारे बच्चों। जो ये T दिया है वो यहां ले जाना है H के नीचे, बस वो समीकरण हो जाएगा। तो मैं कहूंगा H बराबर मेरे पास में आएगा T बराबर VI। यह मेरे पास में आ गया समीकरण A, मान लो इसको, और H बट्टा यहां मेरे पास में T बराबर I स्क्वायर R, ये समीकरण B, और H बराबर मेरे पास में T बराबर V स्क्वायर बट्टा R, ये समीकरण C। तो यहां ध्यान रखें, समीकरण A, B, C ऊष्मा के ह्रास की दर को दर्शाते हैं। आप नोट डाउन भी कर लें। समीकरण A, B व C ऊष्मा के ह्रास की दर को दर्शाते हैं, ह्रास की दर को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखें, अभी हम सोच रहे हैं चलिए इस मैटर को छोड़ देते हैं, पढ़ेंगे नहीं, क्या होगा, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। अभी हम डिसीजन लेते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन जैसे ही एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमारे 2 नंबर माइनस हो जाते हैं। पार्ट 5 7 का था, हमने अपनी ही वजह से इस पार्ट को 5 नंबर का बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा यदि दिमाग लगाते, न्यू कंसेप्ट क्लासेज का वीडियो सुनते और उनसे जुड़े रहते और पूरा का पूरा वीडियो देखते, नोट्स उतारते और समझते, और यदि कोई समस्या होती कमेंट में लिखकर पूछते, तो हमारे ये 2 नंबर आ सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी लापरवाही कर दी कि यह समीकरण पता नहीं कहां काम आएंगे। इतनी सी जो आपकी सोच थी वो आपको 2 नंबर पीछे लेके आ जाती है। फिर परीक्षा से जैसे ही बाहर निकलते हो और सोचते हो काश हम ऊष्मा के ह्रास की दर पढ़ लेते, तो आज हमारे ये 7 नंबर का जो मैटर था वो बहुत ही क्लियर हो जाता। तो प्यारे बच्चों, अभी बहुत समय है। न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको जो जनरल साइंस सीईटी के बच्चे हैं उनको पूरा कोर्स कराएगा, और दूसरा जो 10th क्लास के विज्ञान के बच्चे हैं उन्हें वार्षिक परीक्षा से पहले पूरा का पूरा कोर्स उनके सामने आएगा। तो आप लगातार जुड़े रहें और इसी प्रकार आप अभ्यास भी करते रहें घर पर। इन बार बार समीकरणों को आप देखते रहें कि किस प्रकार से होता है। चलिए, ये मेरे पास में क्या हो गया कि यहां हम कह सकते हैं V स्क्वायर बट्टा R। तो यह हमारे ऊष्मा के ह्रास की दर को दर्शाते हैं। तो यहां ध्यान रखें प्यारे बच्चों, ये जो मान होते हैं सभी, अर्थात हम कह सकते हैं H बट्टा T बराबर VI, ये जूल में होते हैं। किस में होते हैं? ये जो सभी मान हैं प्यारे बच्चों किस में होंगे? जूल में होंगे। लेकिन हमें किस में बदलना है? कैलोरी में बदलना है।
तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में यहां पर जो जूल है वो होता है 4.2 कैलोरी। यहां पर मेरे पास में एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 4.2 होते हैं। अब आपको कहा जाए कैलोरी में आपको मान निकालना है तो आप ऐसे करोगे, आप कहोगे कर दिया, रट लिया, समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए हम इसको समझते हैं कि आखिर ये नीचे क्यों गया और यह ऊपर क्यों आया। इसको बिल्कुल हम कंसेप्ट के हिसाब से तैयार करेंगे कि आपके पास में किस प्रकार से ये समीकरण आते हैं और क्या होते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, मैं एक संख्या लिख रहा हूं y बराबर mx, यह मान लिख रहा हूं और मैं कह रहा हूं मुझे x का मान चाहिए। तो आप क्या करते हो, y बट्टा m लिखते हो, बिल्कुल यही लिखते हो, क्योंकि गणित आपकी अभी सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हम भी यही लिखते थे, आप भी यही लिखते हो, आने वाले भी यही लिखेंगे, क्योंकि ये जो देन है वो आर्यभट्ट की है और तमाम जो साइंटिस्ट है गणितज्ञ की है। तो चलिए इनके अप्लाई हम आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास में जूल है, जूल होता है 4.2 कैलोरी, ये होता है। अगला कह रहा है भैया मैंने जूल का मान तो ये निकाल लिया, मेरे पास में ये आएगा यानी 10 जूल आएगा, मुझे चाहिए कैलोरी में मान। किसमें चाहिए, कैलोरी में मान चाहिए। तो आप कहोगे चलो आपको कैलोरी में मान चाहिए तो हम निकाल के देते हैं। तो आप क्या करोगे, कैलोरी में कहोगे किस में लोगे, तो वो कहता है नहीं मुझे तो कैलोरी में मान चाहिए। तो आप कहोगे चलो कैलोरी के अंदर देते हैं, ये जूल भाई साहब है, इसके नीचे 4.2 को पटक देते हैं, कैलोरी में मान हो जाएगा। तो चलिए यहां पर भी हम कैलोरी के अंदर मान का लिखते हैं। तो ये तमाम जो आपने समीकरण लिखे थे, जैसे h बट्टा टी बराबर आपने आई स्क्वायर बट्टा आर जूल में, और h बट्टा टी बराबर v बट्टा आर जो है हमारे पास में था r, और यहां पर भी आपने क्या लिखा था, देखिए यहां इस समीकरण की सहायता से अभी हमने हल किया था। v बराबर हमारे पास में जो होता है, आप कहोगे आते कैसे हैं, तो अभी हमने सोल्व किया था, h बराबर होता है वी आई टी और v बराबर प्यारे बच्चों होता है आई आर। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। एक बार ये आप v का मान रखोगे तो आ जाएगा h बराबर आपके पास में आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो h बराबर t बराबर होता है आपके पास में आई स्क्वायर आर होता है। यदि आप i का मान रखते हो तो i बराबर मेरे पास में क्या आता है, i बराबर आता है v बट्टा आर। तो यहां पर आप जब i की जगह इसका मान रखोगे तो आपके पास में जो समीकरण आएगा h बट्टा टी बराबर आता है v स्क्वायर बट्टा आर। यह दो समीकरण आपके पास में आते हैं। तो चलिए हम इसके कैलोरी जूल में ये मान आते हैं। तो h बराबर h बट्टा टी बराबर होता है आई स्क्वायर बट्टा आर जूल, और h बट्टा टी बराबर होता है v स्क्वायर बट्टा आर और जूल। यह ध्यान रखें ये दिए गए मान जूल में हैं। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले, यदि आपको कहे उसमें ह्रास की दर का जूल में क्या मान होगा, पहला मान तो होगा v गुणा टी, v गुणा टी। दूसरा क्या होगा, आई स्क्वायर गुणा आर। तीसरा क्या होगा, v स्क्वायर बट्टा आर। तो आप समझ गए, जब भी आपको आई स्क्वायर लिखना है तो गुणा में आर करना है, v स्क्वायर लिखना है तो बट्टे में आर करना है। h बट्टा टी होता है उष्मा के ह्रास की दर। अब हमें कहें कि कैलोरी में मान ज्ञात करना है तो हम क्या कहेंगे, कैलोरी में मान। चलिए कैलोरी में मान निकालने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से इसका कैलोरी में मान होगा। तो कैलोरी में मान निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। कैलोरी में मान, कैलोरी में प्यारे बच्चों क्या मान आता है, कैलोरी में यह मान आएगा h बट्टा टी बराबर वी आई बट्टा 4.2, यह मेरे पास कैलोरी में। और यहां पर h बट्टा टी बराबर आई स्क्वायर आर, और यहां पे मेरे पास में 4.2 ये कैलोरी में। h बट्टा टी बराबर v स्क्वायर बट्टा आर, और यहां पे गुणा में 4.2 और ये कैलोरी में। ध्यान रखें यदि आपको उसमें ह्रास की दर का जो समीकरण पूछा जाता है, जूल में पूछा जाता है या कैलोरी में पूछा जाता है, तब ये फैक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो आज आपके जो उसमें ह्रास की दर है वो आपके समझ में आई होगी। चलिए हम इसके बारे में अब इसके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में सीखते हैं कि किस प्रकार से है, क्या है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग, प्रभाव का उपयोग यानी कौन से सिद्धांत इस बेस पर काम करते हैं। तो हम सबसे पहले कह सकते हैं जो विद्युत फ्रेश है वो इस सिद्धांत पे काम करती है। प्यारे बच्चों जो विद्युत फ्रेश है वो इस सिद्धांत पे
फिर हम कह सकते हैं विद्युत टोस्टर। विद्युत जो टोस्टर हैं वो इस सिद्धांत पे काम करते हैं। टोस्टर, विद्युत टोस्टर इस सिद्धांत पे काम करते हैं। विद्युत हीटर इस सिद्धांत पे काम करते हैं। विद्युत हीटर इस सिद्धांत पे काम करते हैं। विद्युत केतली इस सिद्धांत पे काम करती है। विद्युत जो केतली है वो इस सिद्धांत पे काम करती है। विद्युत केतली क्या होती है? सेम केतली की तरह होती है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें यदि कोई लिक्विड डाला हुआ है वो गर्म होने लग जाता है। तो यहां पर, और जो हमारे पास में विद्युत बल्ब होता है, विद्युत जो बल्ब है, बल्ब यह भी इसी सिद्धांत पे क्या करता है? काम करता है। तो प्रश्न ये आ सकता है, विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पे काम करने वाले किन्हीं दो उपकरणों के नाम लिखो। ये आपके पास में इतने उपकरण हैं, तो इनमें से आप काम में ले सकते हैं। एक हम कह सकते हैं निमज्जन छड़। निमज्जन जो छड़ होती है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक रोड, इलेक्ट्रिक जो रोड है, इसका भी इसी में काम किया जाता है। इसी सिद्धांत पर ये काम करते हैं। चलिए, आपने यह पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत बल्ब है वो किस प्रकार से काम करता है। तो यह महत्वपूर्ण है फैक्ट, इसको समझते हैं। विद्युत बल्ब, विद्युत जो बल्ब है उसके बारे में देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी बल्ब देखा होगा इस प्रकार से शेप में, ये जो है वो बल्ब होता है। इसके अंदर यहां पर ये जो है ये होते हैं। यह जो विद्युत बल्ब है इस प्रकार का होता है। इसमें जो लगा हुआ होता है वो टंगस्टन का तंतु होता है। क्या होता है? टंगस्टन का तंतु होता है। अब देखिए, इसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है प्यारे बच्चों, वो आर्गन गैस भरी होती है, या अक्रिय नाइट्रोजन भी कभी कभी इसके अंदर गैस को पूछा जाता है, भरी हुई होती है। तो हम कोर्स के हिसाब से इसको आर्गन ले लेते हैं। इसमें आर्गन गैस भरी हुई रहती है। अब क्या होता है कि जब हम विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो टंगस्टन यानी प्रतिरोध का काम करता है। तो विद्युत प्रवाहित करने पर टंगस्टन में से जब विद्युत धारा गुजरती है तो यह संपूर्ण विद्युत धारा की हानि उष्मा के रूप में करता है, और यह उष्मा प्रकाश के रूप में होती है, जिससे विद्युत बल्ब क्या करता है? चमकता है। तो पहले आप समझ गए होंगे यह कंसेप्ट। अगला कह रहा है भाई इसमें टंगस्टन तंतु ही क्यों काम मिले, ये तो बहुत महंगा होता है। आप कहोगे कहां महंगा होता है, ये तो हमारे डेगाना के भाखरी में मिलता है। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा इसका कोई फैक्ट नहीं है। इसका फैक्ट इसीलिए होता है, कहीं भाई इसमें लोह का तार भी ले सकते हैं, तांबा का तार भी ले सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों इसको लेने का काम यह होता है। सबसे पहले तो बात करें इसको क्यों काम में लिया जाता है विद्युत बल्ब में। इसके दो फैक्ट हैं। एक तो काम आपको लिखना है पॉइंट गलनांक का। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? जो गलनांक है उसके बारे में जो है इसका फैक्ट आपको लिखना है। गलनांक क्या है और किस प्रकार से होते हैं। यानी इसके एक फैक्ट आपको लिखना है गलनांक का, गलनांक का। एक आपको लिखना है इसके प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। तो चलिए हम दोनों ही देखते हैं प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह कहा जाता है विद्युत बल्ब में टंगस्टन तंतु का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि टंगस्टन के गलनांक का मान 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। यह गलनांक इतना ज्यादा होता है कि यह तंतु आसानी से नहीं पिघलता है। इसके प्रतिरोध का मान अनंत होता है, जिससे यह अपने में से प्रवाहित विद्युत धारा की हानि उष्मा के रूप में कर देता है। तो यह दो फैक्ट होते हैं, और यह उष्मा प्रकाश के रूप में होती है, जिससे बल्ब है वो प्रदीप्त होता है यानी चमकता है। और इसके अंदर प्यारे बच्चों आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? यह गैस इसीलिए भरी जाती है, इस तंतु की आयु को बढ़ाने में सहायक होती है, यानी इसका जीवन काल है, लाइफ टाइम है, वो बढ़ा देती है। चलिए हम इसके बारे में प्रश्न लिखते हैं, क्योंकि ये टंगस्टन वाला है। और टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है विद्युत बल्ब में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार आने की संभावना है। तो यह इंपोर्टेंट फैक्ट के अंदर चला जाता है। सबसे पहला यह है कि विद्युत बल्ब में, विद्युत जो बल्ब है, बल्ब में टंगस्टन तंतु का प्रयोग क्यों करते हैं?
प्रयोग क्यों करते हैं तथा यह उपकरण यानी विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। यह आपके सामने प्रश्न है और यह आता है 1+1 नंबर का यानी 2 नंबर का। चलिए इसके बारे में आप अपने नोट्स बनाते रहें और लिखते भी रहें। सबसे पहले हम कह सकते हैं विद्युत जो बल्ब है वह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। पहला फैक्ट आपका यह हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर अंडरलाइन कर देनी है ब्लैक पेन से। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। पहला फैक्ट आपने 1 नंबर का यहां रेडी कर दिया। अब अगला पॉइंट में पूछ रहा है टंगस्टन तंतु का प्रयोग क्यों करते हैं, तो दूसरा हम पॉइंट लगा सकते हैं विद्युत बल्ब में टंगस्टन यानी इसका आयस्क वुल्फ्रेनोमाइड होता है, तो संकेत W होता है। टंगस्टन तंतु का प्रयोग करने के निम्न दो कारण हैं। पहला कारण तो प्यारे बच्चों क्या है, गलनांक। क्या है, पहला जो पॉइंट होगा वो आपका होगा गलनांक का यानी मेल्टिंग पॉइंट का। तो हम कह सकते हैं कि टंगस्टन का के गलनांक बिंदु का मान 3380 डिग्री सेल्सियस होता है जिससे यह तंतु आसानी से नहीं पिघलता है। यानी पिघलता क्या, ये बिल्कुल भी नहीं पिघलता, अर्थात हम कह सकते हैं आसानी से नहीं पिघलता है। तो यहां पर इसी का क्या है, काम में लिया जाता है टंगस्टन तंतु का। यह तंतु आसानी से नहीं पिघलता है। पहला फैक्ट आपको लिखना है गलनांक का। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा लिखना है, प्रतिरोध का। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में फैक्ट आ जाएगा प्रतिरोध के बारे में। तो चलिए दूसरा इसका कंसेप्ट हम लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रतिरोध। तो हम यहां पे कहेंगे W या टंगस्टन कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान अनंत होता है जिससे यह अपने में से प्रवाहित संपूर्ण विद्युत धारा की हानि ऊष्मा के रूप में करता है। ऊष्मा के रूप में करता है। संपूर्ण विद्युत धारा की हानि कैसे करता है, ऊष्मा के रूप में करता है। यह ऊष्मा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है जिससे विद्युत बल्ब
में लगा टंगस्टन का तंतु क्या होता है? दीप्त होता है, दीप्त होता है, अर्थात चमकता है। दीप्त का मतलब है चमकता है। तो यहां ध्यान रखें, कौन चमकता है? पूरा बल्ब, यानी बल्ब नहीं, बल्ब में लगा हुआ तंतु चमकता है, जिससे वो कांच का पात्र होता है, वो रोशनी हमें दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, यह दूसरा आपका क्या हो गया? विद्युत बल्ब से क्या हो गया? कंसेप्ट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम नोट लगा के लिख सकते हैं, विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो आर्गन गैस है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, यह उतार लिया है आपने नोट्स, तो आगे हम लिखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से क्या लिखना है। तो ध्यान रखें, टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो वुल्फनेरोमाइडिस का आइसक है और डब्लू होता है। क्या होता है? डब्लू। अब यहां हम नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट में फैक्ट क्या डालेंगे? विद्युत बल्ब में आर्गन गैस, ध्यान रखें हम लिखते हैं अक्रिय आर्गन, तो आर्गन ऑलरेडी में ही अक्रिय होती है, इनको कहने की जरूरत नहीं है। जैसे हीरे को यह बताने की जरूरत नहीं होती है कि इसकी कीमत क्या होती है, उसकी कीमत ऑटोमेटिक ही मार्केट में आने से पता लग जाती है। कोयले को कितना ही छुपाएं, कितने ही हम दबा के रखें, उसकी कीमत हमें पता आसानी से लग जाती है, जैसे ही हमारे हाथ काले होते हैं। तो यहां आर्गन मार्केट में अब उतर चुका है, लॉन्च हो चुका है न्यू कंसेप्ट के माध्यम से, अक्रिय लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थात विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, भरी होती है, जो टंगस्टन तंतु के आयु काल को बढ़ाती है। तो यहां पे प्यारे बच्चों, आपके विद्युत बल्ब में से इस बार प्रश्न आने की संभावना है, और यह भी ध्यान रखें कि सिद्धांत पे काम करता है और क्यों करता है, इनमें किस प्रकार से काम में लिया जाता है। यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए, यानी एक प्रश्न है जिसका फैक्ट हम लिखेंगे, जूल का तापन नियम, यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जो वैज्ञानिक थे जूल ने बताया था, तो उसके बारे में यदि हमें कहे जूल का तापन नियम क्या है? जूल का तापन नियम बेचारा एकदम सरल नियम है। वो क्या है? देखिए, निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, ध्यान रखें ताप आपको कांस्टेंट रखना है, किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा के ह्रास की दर, ऊष्मा के ह्रास की दर चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के, यानी हम कह सकते हैं विद्युत धारा के वर्ग आई स्क्वायर के, या प्रवाहित विभवांतर ब्रैकेट में प्रवाहित विभवांतर के वर्ग के, यानी वी स्क्वायर के समानुपाती होती है। यही जूल का तापन नियम है। और ध्यान रखें, आपको यदि ये फॉर्मूले पता है, आप जूल का तापन नियम प्यारे बच्चों लिख सकते हो। इस बार जूल का तापन नियम आपको पूछा जा सकता है क्या होता है। तो यहां ध्यान रखें, देखिए प्रतिरोध कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पर निश्चित ताप पर प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा के ह्रास की दर,
यानी प्रतिरोध से उत्पन्न उष्मा के ह्रास की दर प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के या प्रवाहित विद्युत विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। यही जूल का तापन नियम है। तो यहां पर यह आप कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लें, यानी उष्मा के ह्रास की दर किसके समानुपाती होती है? प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती तथा प्रवाहित विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। यही जूल के तापन नियम है। और जूल के तापन नियम पर कौन से सिद्धांत काम करते हैं? जो विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पे काम करते हैं, वही जूल के तापन सिद्धांत पे काम करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, विद्युत बल्ब है, विद्युत टोस्टर है, विद्युत इस्त्री है, निमंजन छड़ है, जो पंखे, विद्युत पंखे हैं, वो इसी प्रकार के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो अब आपने यह सीख लिया होगा। चलिए जो न्यूमेरिकल है वो हम सोल्व करते हैं। किस प्रकार से क्या न्यूमेरिकल होगा उसके बारे में देखते हैं। तो अब हमारे पास में जो गणितीय रूप है उसके बारे में हम जानते हैं कि इनमें से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर है प्रश्न, किसी प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर तथा प्रतिरोध का मान 4 ओम है, तो उष्मा के ह्रास की दर बताइए। चलिए प्रश्न सोल्व कीजिए। किस प्रकार है? तो यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है? कोई प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना है? 2 एम्पियर, और प्रतिरोध का मान 4 है। उष्मा के ह्रास की दर, अर्थात उष्मा के ह्रास की दर होती है H/T। ये ज्ञात करनी है। R का मान कितना दिया हुआ है? 4 ओम। I का मान कितना है? 2 एम्पियर। और हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें यह फिट बैठता है, तो हम कह सकते हैं H/T बराबर VIT। क्या ये फॉर्मूला लगाऊंगा? यह नहीं लगा सकता क्योंकि V का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। क्या मैं H/T बराबर V²/R वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? बिल्कुल नहीं लगा सकता। यहाँ V का नहीं दिया है, I का मान दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा प्यारे बच्चों? यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा HT बराबर I²R। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हल प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर I बराबर मेरे पास कितनी है? 2 एम्पियर। R का मान है 4 ओम, और H/T मुझे क्या है? पूछा गया है। और हम जानते हैं जब ये तीन चीजें, तमाम चीजें दी गई हैं, तो इसके आप नीचे लिख ले HT बराबर I²R होता है। तो यहां मान रखेंगे H/T 2 का स्क्वायर गुणा 4, 2 का स्क्वायर होता है 36। बिल्कुल होता है या नहीं होता है? नहीं होता, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं H/T बराबर 4 गुणा 4। H/T बराबर क्या आएगा? 16। अब ये आएगा क्या बच्चों? किलोग्राम, जूल, मीटर या पर ओम? तो हम यहाँ पे कहेंगे उष्मा के ह्रास की दर का जो है हम कहेंगे जूल में आएगा। किसमें? जूल में। जब अगला कहीं कैलोरी में बदलो तो आप क्या करोगे? H/T बराबर 16/4.2 कैलोरी कर देना। तो यहां पर आपका आंसर यही खत्म होता है। तो चलिए अब आपने ये लिख लिया है, तो अब यह समझने के बाद आपको CW गृह कार्य में हम एक प्रश्न दे रहे हैं, उसको हल करने का प्रयास करें। जो पिछली बार आ चुका है, हो सकता है इस बार थोड़ा सा उसमें संशोधन करके भी पूछा जा सकता है। चलिए इस प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो प्रश्न लिखिए, यदि किसी परिपथ में 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक
10 मिनट तक प्रवाहित होती है, वह प्रतिरोध का मान 400 ओम हो तो उष्मा के ह्रास की दर बताइए। ह्रास की दर है, यानी उस उत्पन्न उष्मा की दर बताइए। उत्पन्न उष्मा की मात्रा बताइए। सिर्फ आपको उष्मा की मात्रा बतानी है, ना कि आपको उत्पन्न उष्मा की दर बतानी है। ध्यान रखें, जब मात्रा है, जैसे मैं यहां कह रहा हूं कोई समीकरण के रूप में, यहां पे v² बट्टा आर टी, यह फॉर्मूला मान लीजिए अप्लाई करना है। यह उत्पन्न उष्मा की मात्रा को बताता है। दर पूछे तो यहां टी आ जाएगा। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है उष्मा की मात्रा बताइए। आपको यह प्रश्न दिया गया है, आप कमेंट में इसका आंसर लिखें। देखते हैं कितने बच्चों को यह समझ में आता है। बस आप यह पकड़ना, यहां मिनट दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से करेक्ट आंसर लिखना है, इसी प्रकार देखते रहें। कल जो टॉपिक लेके आएंगे वो विद्युत शक्ति का होगा। ये जो सीईटी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए जनरल साइंस का महत्वपूर्ण बिंदु है, फैक्ट है। और जो 10